नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान विषय से अध्याय 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि बच्चों मात्रक एवं मापन के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। उससे पहले हमने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, यानी कि किसी भौतिक राशियों का विमा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था बच्चों कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, उसका हम लोग किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र लिखते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये जानेंगे कि विमीय सूत्र और विमीय समीकरण क्या होते हैं, यानी कि बच्चों डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस में क्या अंतर है और इसमें डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जब डायमेंशनल इक्वेशन है उनको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यानी कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को का इक्वेशन लिखने के लिए किस तरीके से हमें डायमेंशनल फार्मूला की कंसिस्टेंसी की जांच करनी होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कोई भी भौतिक राशि है उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिखे थे, यानी विमीय सूत्र के। तो जैसे मान लीजिए हमने देखा था कि अगर अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब अगर किसी चीज़ का आयतन है बच्चों, ठीक है, और उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको पता है। तो आप बताइए, याद करिए इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना था। बिल्कुल एकदम सही याद है आपको, L³ था ना। और ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेंसिटी का, ठीक है, तो डेंसिटी का बच्चों क्या होता है आप बताइए, विमीय सूत्र क्या रहेगा। बिल्कुल, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा। बिल्कुल आप जानते हैं, उसको रो से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला m/v होता है। v यहाँ आयतन है बच्चों, वॉल्यूम है, और ये होता है kg पर कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम का कितना क्या यूनिट रहेगी, मीटर क्यूब। और इसको जब हम डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिखेंगे बच्चों तो वो रहेगा ml बच्चों, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा -3, और यहाँ पे t कितना बच्चों तब लिखेंगे आपको 0। और आपको यहाँ याद होगा कि अगर हम इसे जनरली जो है mlt के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ m0 L³ और t⁴ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, जब किसी भी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, यानी विमाओं का समीकरण या विमीय समीकरण। विमीय समीकरण। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि को डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि उसके जो इक्वेशंस हैं, जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाता है, यानी कंसिस्टेंट रहता है। चलिए एक एग्जांपल देख के इसको समझते हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों, अगर हम कोई समीकरण, हम लोग गति का समीकरण पढ़े हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं उसको, S = ut + ½ gt², at² या gt² भी आप कह सकते हो, अगर पहले अभी इस समीकरण की बात करो। अब हमको बात हम क्या कह रहे हैं कि जो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये तो एक सिंपल बात की है
कि ये एक समीकरण है, गति का एक समीकरण है। अब हम लोगों को देखना है इसी को कि इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, यानी कि विमीय समीकरण के रूप में इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको यहाँ जो s है बच्चों, ये है इसका बताइए s, यहाँ पे क्या डिनोट करता है? बिल्कुल दूरी को डिनोट करता है। तो दूरी का बच्चों विमा क्या हो जाएगी, यहाँ डायमेंशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल l होता है, बिल्कुल सही। अब इसको हम 1 लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या होता है, यहाँ पे u और t है लिखा हुआ। ठीक, तो u का बच्चों हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? u का कितना, u यहाँ पे क्या है बच्चों? बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी है ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका होगा LT-1 होगा ना, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे t, यहाँ पे इसको t इस तरीके से लिख देंगे, प्लस उसके बाद बच्चों यहाँ लिखेंगे हाफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम a का लिखेंगे। a का आप लोगों को पता है क्या कितना होता है? देखो इसका आपको इस तरीके से तुरंत आप इसका जो है यूनिट आप देख लीजिए, मीटर पर सेकंड और स्क्वायर। और जब आपको यूनिट पता रहती है तो LT-2 ऐसे तुरंत आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा a कितना है, LT-2, ये है a का। ठीक है, उसके बाद t² है और t को इस तरीके से फिर लिख देंगे t²। ठीक है, ये इस तरीके से बच्चों लिखेंगे। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए ऐसे, आप यहाँ L है, फिर जब ये इसके साथ बच्चों इसके साथ में आएगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AT-1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे इससे पहले भी आपने ब्रैकेट्स खोल के किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे LT-2 है बच्चों, और यहाँ पे भी ये +2 हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, और यहाँ पे इसको फिर ये देखिए T-1 + 1 कितना हुआ? बिल्कुल 0 हुआ, यानी कि यहाँ पे LT⁴ और प्लस हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT⁴ ऐसे हुआ। अब बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, T⁴ जब करेंगे तो ये L + हाफ L। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, सारे कांस्टेंट नहीं, लेकिन कुछ कांस्टेंट होते हैं यानी नियतांक जिसको कहते हैं, उनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, उनके वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये है चूंकि डायमेंशन लेस, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं L + L। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए क्या पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें बच्चों ये आपका, जब आप कोई भी समीकरण लिखते हैं उसको आपको उसकी कंसिस्टेंसी की जांच करनी हो या समघातता की जांच करनी हो, तो उसकी आप डायमेंशंस की जांच कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि क्या जो ये इक्वेशन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, उससे तो जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ SUT + हाफ AT² है, इसमें L L L। ठीक है, ये यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये एक फर्स्ट हैंड बच्चों, एक पहली नज़र में आप पहले उस नज़र में इस चीज़ को कह सकते हैं। अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं होता है बच्चों कि डायमेंशनल अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस जो है अगर इक्वल हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे इक्वेशंस सही होंगे, एकदम मतलब 100% ट्रू ही होंगे, क्योंकि उसमें कभी कभी कुछ कांस्टेंट होते हैं, जो कुछ ऐसे नियतांक होते हैं जो कि उसका कोई मतलब डायमेंशन लेस नहीं होते, उसके अपने डायमेंशंस होते हैं। हाँ, लेकिन अगर फर्स्ट हैंड में ही आपको ये समझ में आ गया कि इसका डायमेंशनल फार्मूला, अगर यहाँ जो आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है ये बैलेंस नहीं हो रहा है या कंसिस्टेंट नहीं है, तो इतना तो सही बात है कि ये इक्वेशन तब सही नहीं होगा। दो चीज़ आप समझ के रखिए, अगर ये इक्वेशन सही नहीं है, अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी उस फिजिकल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की नहीं रहेगी, तब आप कह सकते हैं नहीं रहने की कंडीशन में ये तो पक्का है, ये सत्य है कि ये आपका इक्वेशन सही नहीं होगा, ये गारंटीड है। लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है कि ये अगर आपका सिर्फ डायमेंशनल अगर कंसिस्टेंसी है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो उसका आपको पूरा इक्वेशन आपका 100% सही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप
इसमें आपको और उदाहरण आगे मिलेगा और आप उससे इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो चीज़ आपको यहाँ पे आप समझे हैं, जब विमीय समीकरण होता है, विमीय समीकरण में यही होता है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प लेते हैं तो उसमें जो है उसकी जो इक्वेशन जो आती है वो उस इक्वेशन को विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से आप लिखिएगा अगर यहाँ पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी एक नियम ये है बच्चों कि ये कभी संभव नहीं है कि ये जो सम होता है, जब आप किसी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को सम करेंगे यानी जोड़ेंगे, या तो उसको जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे, तो ये मान के रखिए कि ये जो अगर उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम नहीं है तो उसके बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कैसे होगा बच्चों, चलिए हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। बच्चों जैसे कि अगर आप उदाहरण लीजिए कि कभी भी फोर्स यानी कि बल को आप अगर ऐड करना हो तो वेलोसिटी के साथ या गति के साथ या वेग के साथ में एडिशन की कोई अगर समीकरण लिखना हो तो ये समीकरण जो है वो आपका नहीं बनेगा, यानी कि कभी प्लस या माइनस इनके बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी इसका जो फोर्स है, इसकी जो विमा यानी डायमेंशन अलग है। क्या होगा बच्चों, m में है तो कितना होगा इसका बताइए आप लोग। बिल्कुल, आप m का हो जाएगा kg और आप लोग एक्सीलरेशन का जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका जब आपको डायमेंशन लिखना होगा तो यहाँ होगा m l t माइनस 2। ठीक है, ये होगा। ठीक, और जब v रहेगा तो आप जानते हो v का डायमेंशन कितना है, l t माइनस 1। बच्चों ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो यानी कि जब अगर इसका इक्वेशन जो है अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला अलग रहेगा तो ये इसके बीच में कभी प्लस और माइनस नहीं हो सकता। इसी तरीके से कभी इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों, विद्युत धारा का सब्सट्रैक्शन या माइनस जो है सब्सट्रैक्शन या एडिशन कभी भी जो है किससे नहीं हो सकता, बिल्कुल थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग रहेगा। तो ऐसे बहुत तमाम उदाहरण हैं, बस आप समझिए कि जब भी आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का करना होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका आप चेक करने के लिए आप उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, किसका, डायमेंशंस की डायमेंशनल फार्मूला की कंसिस्टेंसी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन सही है कि गलत है। ठीक है बच्चों, इसके चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, ताकि और भी कुछ उदाहरण देखते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं सामने कि अब कि जांचिए कि क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है कि नहीं। यानी जो इक्वेशन आपके सामने रखा हुआ है वो अगर आप डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो सही है कि नहीं, इसकी जांच करनी हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। बच्चों आप लोग अपना साथ में करते रहिए और हमें बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। चलिए साथ में करते हैं। बिल्कुल, चलिए हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh है कि नहीं, इसकी हम लोग जांच करते हैं। किस चीज़ के, इसके डायमेंशंस के हिसाब को ध्यान में रख के। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये चेक करना होता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं, विमा है, वो आपका बराबर है कि नहीं राइट हैंड साइड के डायमेंशंस का। ठीक है बच्चों, इस बात का हमको पता लगाना होता है। ठीक, अब ये आपको पता करने के लिए आप देखिए हाफ बच्चों बताए देखो 3 तरह के कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिसका कभी भी डायमेंशन नहीं होता है, उनका तो कभी भी ही नहीं रहता। जैसे कोई नंबर्स रहे, ठीक है, या कोई एंगल्स रहता है या सॉलिड एंगल रहेगा। ठीक है बच्चों, वो उसका कोई
डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे नंबर है तो इसका कोई डायमेंशंस नहीं रहेगा। आप mv² का कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जब आप जांच करेंगे डायमेंशन का तो आप यहाँ पे m बच्चों होता है, मास होगा, बिल्कुल m रहेगा, और उसका फिर इसके बगल में आप करेंगे l t-1 होगा v का, जैसा कि आप जानते हैं v का, और उसके बाद स्क्वायर होगा, ठीक। इसके बाद आप ऐसे करेंगे तो m l स्क्वायर t-2, समझ में आया ना, l स्क्वायर t-2, समझ में आया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का कितना हो जाएगा, चलो इसको 1 नंबर डाल देते हैं। और इसका राइट हैंड साइड अगर देखते हैं बच्चों तो इसमें देखिए mgh है, तो mgh को देखिए mgh, m का कितना होगा बच्चों, m, ठीक। उसके बाद g का क्या होगा, g बच्चों क्या है, एक एक्सीलरेशन ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका जो है कितना होता है, आप पहले भी देख चुके हैं पिछली कक्षा में, कितना होता है बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है, तो इसका कितना हो जाएगा LT-2, ठीक है। और यहाँ h का कितना होगा, ये हाइट है तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है यहाँ पे तो उसका मीटर रहेगा, और यहाँ पे लेंथ को कोई l लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसको जो ओपन करेंगे बच्चों तो स्क्वायर ब्रैकेट m एक ही जगह है, l को देख लेंगे 2 जगह है, l इंटू l हो जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, और ये t-2, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला, ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला बच्चों देखिए फिर से हम बताते हैं, ये जो कोई भी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने के लिए जब डायमेंशंस की मदद से, किसके, आप बताइए हमने क्या बताया था, डायमेंशंस क्या होते हैं, बिल्कुल जब फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है, मास की m रहेगी, l से डिनोट करेंगे, और यहाँ t है, उसके ऊपर जो पावर होती है बस, इसके ऊपर जो घात होता है वो उस पर्टिकुलर डायमेंशन, जो फंडामेंटल यूनिट्स की क्या कहलाते हैं, डायमेंशंस कहलाते हैं। और जब इन डायमेंशन के यूज से हम जब ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला देख रहे हैं ml² t-2 ही आया है, और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला देख रहे हैं ml² t-2 है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन जो है वो, ये समीकरण सही है, ठीक है। यहाँ पे ये समीकरण जो है डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सही है, इस बात को हम कह सकते हैं। और बच्चों इसको हम लोग, इस सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी कि विमाओं की समघातता की जांच, ठीक है बच्चों। तो ये आप आगे भी कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि बच्चों आपके सामने एक उदाहरण है, उसको ध्यान से पढ़िए। एक सरल लोलक बच्चों क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम को सोचिए, उस पर विचार कीजिए, जिसमें जो गोलक है यानी जो लोलक है बच्चों, यानी कि पेंडुलम जो है उसको एक धागे से बांधकर लटकाया गया है, ठीक है, जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है, ठीक है। उसमें जो है गुरुत्व बल यानी कि बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का यानी पेंडुलम का जो दोलन काल है यानी टाइम पीरियड है, उसकी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान यानी कि वो जो सिंपल पेंडुलम है वो पेंडुलम का जो मास है द्रव्यमान m है, और उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g है, उस पर निर्भर करता है। तो अब आपको बताना है कि विमाओं की विधि का उपयोग करके उसके दोलन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि आपको खुद में डिराइव करना है क्या चीज़, डायमेंशनल फार्मूला आपको डिराइव करना है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी कि उसके उस पेंडुलम के कितना टाइम पीरियड है वो उसके लिए फार्मूला आपको डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपने प्रश्न में देखा कि यहाँ पे अगर क्लैंप किया हो कोई एक पेंडुलम है, यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग या रस्सी से क्लैंप किया हुआ है, ये पेंडुलम है, और यहाँ पे क्लैंप किया है एक स्ट्रिंग की मदद से, ठीक है। अब यहाँ जब पेंडुलम जो है किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे ऐसे ऊपर जाता है, मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा इसको पुश करते हैं, ये जाएगा
फिर ये यहाँ पे वापस आता है और फिर ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करता है, फिर यहाँ से इस तरीके से मान के चलिए ऐसे, फिर बीच बीच में से आते रहते हैं, फिर यहाँ से फिर ये इधर से जाएगा, फिर यहाँ से आता है और ऐसे आते ये जो पूरा यहाँ से यहाँ जाने के पीछे ये जो बच्चों क्या होता है, ये टाइम पीरियड इसका, यानी कि आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है, यानी कि आवर्तकाल। और इसी के आपको क्या निकालना है, डिराइव करना है, क्या चीज़, फॉर्मूला, किसकी मदद से, बिल्कुल डायमेंशंस की मदद से। और इसमें आपको प्रश्न में क्या बताया गया था कि जो टाइम पीरियड है बच्चों, जो टी है, वो निर्भर कर रही है किस पे, मास पे। बच्चों ये जो आप जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि प्रश्न में पूछा है कि जो लोलक का जो दोलन काल है वो, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लंबाई यानी कि L पर, और उसके द्रव्यमान m, और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब आप समझिए कि जब यहाँ पे ये है कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, और एक मान लीजिए कि यहाँ पे जब एक आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रहती है बच्चों, जब ये बोल रहा है कि इस पर निर्भर कर रहा है, तो यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, L M G के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और L का हमको पता नहीं है, V मान नहीं पता है कि ये इसके ऊपर क्या आएगा, इसको X मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं बच्चों, और G के ऊपर इसको Z मान लेते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का वाला ये हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, और मान लीजिए कि ये यहाँ पे इसको K मान लीजिए, तो यहाँ पे KL की पावर X हो गया, M की पावर Y हो गया, और G की पावर Z हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमको इसके लिए क्या करना है, इक्वेशन सूत्र डिराइव करना है, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अब आप इस प्रोपोर्शनल को आप के अभी मान लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये रहेगा बच्चों वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अभी इसके बारे में नहीं देखेंगे। बात किसकी देखेंगे, बाकी और टर्म्स की बात देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताइए, बिल्कुल टी है, यहाँ पे समय है तो टी की पावर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ राइट साइड में बच्चों के को अगर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला में आप देखिए तो L की ये क्या है बच्चों, लेंथ है, तो इसको L के और इसकी पावर क्या है, X है, ठीक है। यहाँ पे M है, ठीक, M जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको M लिखेंगे, इसकी पावर लिख देंगे Y। और यहाँ जो G है बच्चों, वो G कितना है, बिल्कुल इसका G को लिखेंगे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है L T की पावर -2, और इसका पावर हो जाएगा Z। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि पहले भी देखे हैं कि कंसिस्टेंसी हमें देखनी है, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के। डायमेंशनल फार्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशनल फार्मूला है उसमें जो डायमेंशंस हैं किस चीज़ के, जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर का जो डायमेंशंस है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ इधर MLT है और इधर सिर्फ T है, तो हमको तीनों फॉर्म में लिखना, MLT के फॉर्म में इसको भी लिखना होगा इसकी जाँच के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे M, कितना होगा बच्चों, 0, बिल्कुल, L की 0, बिल्कुल सही, और T की पावर 1 है ना, ठीक। चलिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, MLT के फॉर्म में यहाँ पे लिखना होगा, तो सबसे पहले यहाँ M को यहाँ लिख देंगे साथ में लेके, यहाँ पे Y होगा, L हो जाएगा बच्चों कितना, देखिए X है यहाँ पे और यहाँ Z है, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल X प्लस Z हो जाएगा, ठीक है बच्चों, L प्लस X Z हो जाएगा, ठीक। और T कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए T की पावर -2, अब कितना हो जाएगा यहाँ Z, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही। अब हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे बच्चों My को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर Y L X प्लस Z और T की पावर -2Z, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने में हम लोग इसके क्या देखेंगे,
बिल्कुल इसके देखेंगे कि डायमेंशंस की जांच करेंगे, चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को। तो अब सबसे पहले m के ऊपर का देखेंगे और यहाँ m के y है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एक इक्वेशन बन जाएगा कि y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर उसका दूसरा l के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे l इसी के आगे देख लेते हैं बच्चों, l के ऊपर देखेंगे तो l यहाँ पे कितना है बच्चों, x प्लस ये क्या है z, तो x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड, समझ गए, हो जाएगा कि नहीं, ठीक। इसको अगर हम 1 नंबर मान देते हैं और इसको 2 नंबर मान देते हैं, ठीक है, ऐसे तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल। और हम जो फिर उसके बाद तीसरा जो देखेंगे तो t के ऊपर का देखेंगे, तो t है यहाँ पे, देखिए इधर है 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2z, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे अगर z को इस तरीके से लिख दो बच्चों, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, तो z जो है यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा -1/2, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको अगर हम 3 लिखते हैं, तो अब बताइए x इज इक्वल टू कितना है, -z है, और z की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -1/2 हो जाएगी कि नहीं। यहाँ पे z की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -z, और -z की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो फाइनली आपको क्या मिला बच्चों, यहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे ऐसे हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, y इज इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 0 एंड z इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ से इससे -1/2, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ करेंगे, यहाँ, इसको मान लीजिए a पहले ही डाल दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग ये x y z की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक, t बराबर हम लोग लिख देंगे t, उसके बाद k यहाँ पे ऐसे ही उतार देंगे, कांस्टेंट है, उसके बाद l की पावर कितना है, x है, तो l की पावर x यहाँ पे कितना है, बिल्कुल 1/2, तो यहाँ l की पावर लिख देंगे 1/2, कितना लिख देंगे, l की पावर 1/2, और यहाँ m की पावर y है, और m की जगह m की पावर यहाँ कितना लिख देंगे बच्चों, बिल्कुल 0 लिख देंगे, ठीक है। l यहाँ पे l की पावर 1/2 है, m की पावर 0 लिख देंगे, और यहाँ g की पावर z है, तो g की पावर कितना लिख देंगे बच्चों, देखो z कितना आया है, -1/2, बिल्कुल, और यहाँ हम लिख देंगे -1/2, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ k हो गया, m की पावर 0 और कुछ के पावर 0 मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे। अब क्या यहाँ बचा, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ g है और माइनस है 1/2, और आप जानते हैं कि -1/2 का मतलब 1/√g, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा l और ये हो जाएगा g, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ जो t आपका आया, कितना आया, k√L/g, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ जो k है, जो कांस्टेंट है, वो होता है 2π, यहाँ पे जो k है बच्चों ये आता है 2π, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π√L/g, तो ये हो जाता है टाइम पीरियड, यानी कि सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम का आवर्त काल, टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2π√L/g। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला का हम लोग कंसिस्टेंसी की जांच करके इक्वेशन में हम लोग यूनिट्स भी डिराइव यहाँ तक कि फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक होमवर्क नोट कर लीजिए और उसको आप लोग कोशिश करिएगा करने का। बच्चों आप लोग की पाठ्य पुस्तक में ये दिया गया है एग्जाम्पल, इसको आप लोग खुद से करिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पिक्चर ले लीजिए इसका, या नोट डाउन कर लीजिए।
क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का जब कोई आपको पता है कि ऊर्जा का SI मात्रक J इक्वल टू दिस है जो लिखा हुआ है, और चाल V जो है इतना है मीटर पर सेकंड, और त्वरण अगर इतना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब गतिक ऊर्जा अगर आपको काइनेटिक एनर्जी K के लिए निम्नलिखित सूत्रों में आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे, यानी कि आप ये जो नीचे आपको इक्वेशंस दी गई हैं आप बताएंगे इसको कि ये जो नीचे जो फॉर्मूला दिया गया हुआ है इसमें से अगर आप डायमेंशनल दृष्टि से देखेंगे, डायमेंशन को ध्यान में रख के, तो वो कौन कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा गलत है, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन की कंसिस्टेंसी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भौतिक विज्ञान का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।